स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर है। चैप्टर बहुत इजी है, थोड़े से न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर की तरह, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स स्टूडेंट्स मोशन से रिलेटेड वर्ड होता है। फिजिक्स में आपने चैप्टर 2 पढ़ा था 11th क्लास में, काइनेटिक्स। तो यहाँ पर काइनेटिक्स का मतलब है कि हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। स्पीड ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी? याद होगा फिजिक्स में जब हम स्पीड फाइंड आउट करते थे तो वहाँ पे डिस्टेंस का वर्ड बाय टाइम टेकन करते थे। तो यहाँ पर हमारा स्पीड ऑफ रिएक्शन, देखो तुम्हें पता है कि रिएक्टेंट एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा नहीं, बट उसकी कंसंट्रेशन में ज़रूर चेंज होगा। तो हमारे पास स्पीड ऑफ अ रिएक्शन that is rate of reaction is equal to change in concentration of product or reactant. Either can be taken to explain it. Change in concentration of product or reactant upon time taken. Okay, so rate of reaction, the rate of reaction can be defined as change in concentration of product or reactant to the time taken in which the total change is taken. Now आप रेट ऑफ रिएक्शन को दो फॉर्मेट में स्टडी करेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वही सेम स्पीड, जैसे आप वहाँ पे स्पीड को फाइंड आउट कर रहे थे, भाई एवरेज स्पीड क्या थी 11th क्लास में, या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी। तो देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या लेंगे, टोटल चेंज। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो हम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो भी हमारा चेंज होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, उसको जो है ले लेंगे। तो मोस्टली ये वाला जो न्यूमेरिकल है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वाला, स्लोप ऑफ ग्राफ के बेस पे ही पूछा जाता है। एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9, शायद 10 भी होगा, वो देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये तीनों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, जिसमें आपको एक ग्राफ दिया होगा और ग्राफ के बेस पे आपसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा वो, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इससे रिलेटेड देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक रिएक्शन का। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी फॉर्म कर रहा है। देखो इस रिएक्शन को इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है भाई, यहाँ पे स्मॉल ए मल्टीप्लाई टू द कंसंट्रेशन, सिमिलरली स्मॉल बी इंटू बी एक्स सी वाई डी। तो इस तरह से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। या देखो एक और उसको आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी रहेगा। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो यहाँ पर जो आपके पास ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई, या ये यहाँ पर जो इस इक्वेशन में 3 जो यूज़ हो रहा है या 2 जो यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करती हैं? आपको पता है बैलेंस्ड इक्वेशन के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को एक्सप्लेन करती हैं, जो ये बताता है कि 1 मोलिक्यूल ऑफ N2 एंड 3 मोलिक्यूल्स ऑफ H2 कंबाइन टू फॉर्म 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं हमारे, जो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल सेगमेंट दिया होगा उसके ऊपर ब्रैकेट में जो है आपको हिंट के तौर पे कुछ फार्मूलेज दिए होंगे, आपको सीधा वहीं से रीड कर लेना है। रेट ऑफ रिएक्शन, देखो इसी वाली रिएक्शन को ले रहा हूँ मैं, ऊपर वाली रिएक्शन को। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/a, जो हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट था वो 1 अपॉन में डाल दिया, इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू टाइम अपॉन टाइम टेकन dA/dt। माइनस साइन है यहाँ पे और यहाँ पर भी माइनस साइन है रिएक्टेंट के केस में, 1/b इक्वल टू dB/dt। और यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में जो है आपके पास प्लस का साइन है, प्लस 1/x इंटू dC/dt प्लस 1/y इंटू dD/dt। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि आपको पता है कि इसमें हम चेंज लेते हैं हमेशा, चेंज में हमेशा आपको पता ही है फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, लेकिन रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है विद द प्रोसीड ऑफ रिएक्शन हमेशा डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट जो है हमारा फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमने इसलिए माइनस का साइन लगाया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है,
तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन को किसी की टर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, आइदर ऑफ द रिएक्टेंट और आइदर ऑफ द प्रोडक्ट की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आप उनका कोफिशिएंट यूज़ करेंगे तो जो आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट की फॉर्म में, ए की फॉर्म में, -1/a dA/dt। अब देखो यहाँ पर मैं इस कोफिशिएंट को जो है इधर लाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा, a इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dA/dt। अब ये जो dA/dt जो आपका बचा है, dA/dt, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A या रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ A। यहाँ पर दूसरा है हमारे पास, सेम हम प्रोडक्ट दूसरे रिएक्टेंट के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ b इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, तो b इंटू रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -dB/dt। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। ओके, ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बस यही छोटा सा पॉइंट है, ये छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो आप बड़े इजीली न्यूमेरिकल कर लेंगे और इसके न्यूमेरिकल बड़े इजी होते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट के केस में लेंगे x इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, जो मेरा कोफिशिएंट था C का, x इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू dC/dt। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, dC/dt रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। हम सिमिलरली D के केस में भी डाल सकते हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, y इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, और वो क्या हो जाएगा हमारा dd/dt। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है इसमें चैप्टर के अंदर। तो सॉल्व फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है आपको 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2O। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा मैं किसी की टर्म में भी, तो आपको पता है कि इसकी टर्म में लिखूंगा तो 1/4 dNH3/dt आ जाएगा। इसकी टर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 dO2/dt आ जाएगा। इसकी टर्म में लिखूंगा तो 1/4 dNO/dt आ जाएगा। इसकी टर्म में लिखूंगा तो 1/6 dH2/dt आ जाएगा। तो देखो मेरे पास गिवन क्या है, देखो ये इक्वेशन गिवन था और मेरे को गिवन क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO याद होगा। इसकी टर्म में जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो किसके इक्वल होगा, 1/4 इंटू dNO/dt। इसकी टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, dNO/dt इक्वल टू 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो अब मेरे को ये वाला वैल्यू गिवन है, आपको पता है ये वैल्यू कितना है, 3.6 इंटू 10⁻³ तो यही हो जाएगा 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस। तो मैं यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपको गिवन हो आपको उससे सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। आप बुक का मेथड मत देखिएगा, आपको बाद में बुक का मेथड समझ में आ जाएगा। पहले आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल करने हैं, जो भी आपको डाटा गिवन हो उससे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेना, और रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के फिर आपको देखो बाद में ये क्या पूछ रहा है कि मेरे को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 चाहिए। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 को कैसे लिखोगे, तो आपको पता ही है 1/4 dNH3/dt करोगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। जब उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि इस तरह से एक्सप्रेस कर दोगे, dNH3/dt इज इक्वल टू 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको पता ही है, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग जो है ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, तो 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, वो यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इट मीन्स दिस इंटू दिस गिव्स अस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। स्टूडेंट्स फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप जब इसके न्यूमेरिकल करो, आपको जो भी गिवन हो सबसे पहले गिवन लिखना, और गिवन के बाद आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, जो भी आपको गिवन हो। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे तो आप उसे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ उसको इक्वेट कर सकते हो। ओके, न्यूमेरिकल बड़े इजीली हो जाएंगे। तो सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड सारे न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, सॉल्व्ड भी
और अनसॉल्व्ड भी। न्यूमेरिकल बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, 2-2 लाइन के न्यूमेरिकल है, बस आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। एंट्रेंस में भी बहुत आते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास आर्टिकल नंबर है 4.3.5 4.3.5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, ये इजी टॉपिक है, आपको पता ही है कि भाई जितना हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। आगे हम फैक्टर एक स्टडी भी करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन एवरी 10 डिग्री राइज के साथ साथ डबल हो जाता है, वो भी स्टडी करेंगे हम। उसके अलावा कैटलिस्ट भी है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। सरफेस एरिया, ये 2 फैक्टर्स आपको ध्यान देने हैं यहाँ पे। सरफेस एरिया तो फैक्टर तो आपको 6 के 6 कर लेने हैं वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। सरफेस एरिया जो फैक्टर है वो बेसिकली ये बता रहा है कि यदि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रिएक्टेंट्स का तो वो फास्टर रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। इट मीन्स नीचे जस्ट उसके नीचे क्वेश्चन भी दिया होगा ब्रैकेट में कि भाई जो लॉग ऑफ वुड है उसके कंपैरिजन में पाउडर्ड वुड जो है वो ज़्यादा फास्टर बर्न करता है। क्यों? जो पाउडर्ड वुड है उसका एरिया ज़्यादा होता है, लॉग का एरिया कम होता है। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ लाइट देखो आपने 10th में भी रिएक्शन पढ़ी होंगी, उन्हें फोटोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती हैं। लाइट का रोल कुछ भी नहीं है, लाइट का रोल है बस उसके पार्टिकल्स को वो एनर्जी प्रोवाइड करना है जिससे वो रिएक्ट कर सके। ओके, तो विद एग्जांपल याद करना है आपको, 6 के 6 फैक्टर्स याद कर लेने हैं। ओके, नोट भी कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। फिर है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। देखो आगे हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, जब हमने ये बेसिक चीज़ पहले पढ़ ली थी कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, तो फिर हमें इसे आगे और फर्दर तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखो हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कुछ रिएक्शंस मल्टीपल टाइम्स हो जाती हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो कोफिशिएंट हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पर उस कोफिशिएंट का रोल नहीं होता जब रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहे थे, क्योंकि वो इस कोफिशिएंट के पावर में डिपेंड नहीं कर रहा। इट मीन्स हमारे पास देखो एक एग्जांपल दिया होगा वहाँ पे, मेटल के सरफेस पे जो गैस की रिएक्शंस होती हैं मोस्टली वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से नहीं बढ़ती हैं, जबकि आप यहाँ फैक्टर में स्टडी कर रहे होगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं, बट वो ऑलवेज और सभी रिएक्शंस में नहीं होता। कुछ रिएक्शंस तो ऐसे भी आप स्टडी करोगे कि वो मल्टीपल्स टाइम इंक्रीज हो जाती हैं, या फिर कुछ रिएक्शंस आप ऐसी स्टडी करोगे कि जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो फिर हमें जो है नए मेथड्स की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे केवल रिएक्टेंट्स की फॉर्म में, रिएक्टेंट्स के कंसेप्ट को कवर करके। देखो तो यहाँ पर 2 हमारे पास लॉज हैं जिनसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको आपने याद होगा 11th में स्टडी किया था, किसमें, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा इसे, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। दूसरा है हमारे पास रेट लॉ। तो देखो हम सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो सपोज हमारे पास यही एक रिएक्शन है, मैं दोबारा ले रहा हूँ इसको, A इंटू ए, बी इंटू बी, ये कोफिशिएंट हैं इसके XC + YD। तो देखो मैं इसमें केवल रिएक्टेंट्स को ही लूँगा जैसे मैंने अभी आपको बोला था। लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अगेन डिफाइन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू दी पावर बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो ये डिफाइन हो जाएगी आपकी, ये देखो इसमें डिफाइन में रेज टू दी पावर बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ओके, तो देखो यहाँ पर जो A और B है हमारा, A और B बेसिकली इनका सम मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, बेसिकली मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है क्या? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन
ये रिप्रेजेंट करता है कि वन टाइम पे कितना मॉलिक्यूल चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। तो देखो जहाँ जैसे हमारे पास ये इक्वेशन लिखा हुआ है N2 + 3H2 गिव्स 2 NH3, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल N2 का और 3 मॉलिक्यूल H2 के कंबाइंड करके इतना हमें मिनिमम चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इतना हमें मिनिमम चाहिए टू फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 एट अ टाइम। ओके, तो मोलिकुलरिटी बेसिकली नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट अ टाइम। ओके, अब देखो हम आते हैं रेट लॉ पे। रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बट जो रेज टू दी पावर है आपका वो आपका ए और बी नहीं है जो आपने इस इक्वेशन में लिया था। तो पावर में हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोफिशिएंट्स हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये रियल वैल्यूज हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। ओके, दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, इनका जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो इसी इक्वेशन को हम आगे लेते हैं, रेट इक्वल टू क्या हो जाता है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाता है जिसे हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये हमारा रियल रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, रियल जो एक्चुअल डिपेंडेंसी बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे किस तरह से करके डिपेंड कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला केस लिया था, याद होगा एग्जांपल मैंने डाला था, NH3 जो था प्लेटिनियम सरफेस के ऊपर हीटिंग से जो है N2 और H2 प्रोड्यूस कर रहा था। इसमें बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो NH3 के इंक्रीज होने से इंक्रीज ही नहीं हो रहा था। इट मीन्स यहाँ पर जो रेट था, यदि हम इसी एक्सप्रेशन को लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH3। जब ये डिपेंड नहीं कर रहा है इसके ऊपर तो पावर क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा ये। ओके, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है, जो हमारी रियल पिक्चर को शो करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इन रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अब देखो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मेथड्स के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना होगा। एक होगा रेट एक्सप्रेशन के थ्रू, दूसरा होगा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के थ्रू, तीसरा होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू, थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और फिफ्थ है हमारा ग्राफ के थ्रू। स्टूडेंट्स देखो इन पे हमारे पास न्यूमेरिकल ही गिवन है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, इस पे मैकेनिज्म्स गिवन है। मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा, अभी बीच में आप इस टॉपिक को थोड़ा स्किप कर लीजिएगा यदि बीच में आ जाता है तो। देखो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन के थ्रू हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, ईजी हैं। पेज नंबर 4/15 पे सॉल्व एग्जाम्पल सेकंड ले रहा हूँ, जो NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का एक क्वेश्चन है NCERT का। यहाँ पर दिया हुआ है रेट इक्वल टू के, ए का पावर 1/2 और बी का पावर 3/2। तो देखो ये आपका इसका पावर अल्फा और इसका पावर ये बीटा, जो भी ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया होगा ये बेसिकली रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा, रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, इनका सम कर दो तो ऑर्डर क्या आ गया आपका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ गया। अब नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से कैसे हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। इजी है स्टूडेंट्स, एंट्रेंस में डायरेक्ट आता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यह आर्टिकल नंबर है 4.5, यहाँ पर उसने एक ऑर्डर भी एक एक्सप्रेशन भी निकाला होगा। ये एक्सप्रेशन का वे भी आपसे पूछा जा सकता है, वहाँ पे ऊपर स्टडी कर लीजिएगा। आपको पता ही है रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है,
dx by dt मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाता है k इक्वल टू कंसंट्रेशन का पावर n। n यहाँ पे जो मैं अल्फ़ा बीटा ले रहा था, जो मैंने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिए थे, वही आपको मैं एक तरह से n से शो कर रहा हूँ, और ये शो कर रहा हूँ कि भाई टोटल जो है पावर n है, उनका जो सम है आपका। तो यहाँ पर n जो है यहाँ पे nth ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको चेंज इन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, मैं इसी को ले रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को dx बाई dt, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। स्टूडेंट्स आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट सेम रहता है, ओके। टाइम या चेंज इन टाइम का यूनिट सेम रहेगा, तो इसलिए मैं इसको चेंज इन टाइम और चेंज इन टाइम की बजाय डायरेक्ट मैं आपको कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख के दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ टाइम इक्वल टू k, कंसंट्रेशन का पावर n। तो देखो ये यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल टू कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन का पावर n इंटू 1 बाई टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कंसंट्रेशन 1 माइनस n अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का यूनिट आपको पता ही है क्या होता है, मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है आपका मोल्स पर लीटर, तो आपका ये मोल्स पर लीटर पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम हो जाएगा। अब देखो जीरो ऑर्डर में लेते हैं हम, जीरो ऑर्डर में n का वैल्यू जो होगा, n का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। तो जब यहाँ n का वैल्यू आप जीरो रख देंगे तो बचेगा क्या आपके पास, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन का यूनिट आपको पता ही है। तो जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ओके। फर्स्ट ऑर्डर में जब आप आएंगे तो देखो n क्या लेना होगा आपको, 1, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। इट मीन्स ये पूरा जो कंपोनेंट होगा ये जीरो हो जाएगा। इट मीन्स इसमें जो k होगा वो इक्वल टू 1 बाय टाइम होगा। तो 1 बाय टाइम यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर का जो रिजल्ट होगा वो क्या रहेगा, पर सेकंड रहेगा। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर का भी ध्यान रखिएगा, तो इसी तरह वहाँ पे सारा देख लेना, एक्सप्रेशन नीचे दिया होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल जो होगा यूनिट के बेस पे ऐसे दिया हुआ है आपको। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूँ, वहाँ पे दिया है k का 3 वैल्यूज़ दिया हुआ है, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ले रहा हूँ। k इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻⁵, और यूनिट दिया हुआ है लीटर पर मोल पर सेकेंड। दूसरा वैल्यू दिया हुआ है k इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हमारा इन वैल्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, इन वैल्यूज़ का हमारे लिए यूज़लेस हैं ये वैल्यूज़। हमें क्या करना है, यूनिट देखना है, k का यूनिट क्या है। देखो k का यूनिट यहाँ दिया हुआ है पर सेकंड। याद होगा स्टूडेंट्स, अभी हमने जब पर सेकंड के केस में जब ऑर्डर निकाला था, पर सेकंड के केस में जो k का यूनिट आ रहा था वो फर्स्ट ऑर्डर में n इक्वल टू 1 पर सेकेंड आ रहा था, पर यूनिट टाइम आ रहा था, ठीक है। तो हमारा ये कौन से ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे पर सेकंड दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली इसको आप देखोगे तो सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड सारे न्यूमेरिकल्स कर लेना, ज़्यादा आपको स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिमिटेड चीज़ें स्टडी करनी है। एक तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर लेना, भाई डिफ़ाइन कर लेना इसका, ठीक है। दूसरा आपको डिफ़ाइन याद कर लेना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। तीसरा वो फैक्टर्स याद कर लेना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, ओके। बाकी आपको केवल न्यूमेरिकल करने हैं, और न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड सारे करने हैं, न्यूमेरिकल सारे करने हैं, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम और थोड़ा सा हैवी टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, बाय।